नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश के दो तरीके, एक्टिव और पैसिव फंड। जहां एक तरफ एक्टिव फंड में फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करते हैं, वहीं इंडेक्स यानी पैसिव फंड में फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता और ऐसे फंड का प्रदर्शन उस इंडेक्स जैसा ही होता है। आज हम बताएंगे कैसे पता करें कि आपके लिए एक्टिव फंड सही है या फिर इंडेक्स फंड। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। चेतन शेनॉय, हेड प्रोडक्ट आनंद राठी वेल्थ, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। चेतन और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। एक्टिव या फिर पैसिव फंड, इस पर काफ़ी चर्चा चलती आ रही है। मैं चेतन आपसे पहले समझना चाहती हूँ, जो पूरा एक्टिव फंड का जो पूरा लैंडस्केप है वो फिलहाल क्या डेटा बताता है? एक्टिव फंड का प्रदर्शन या फिर एक्टिव फंड का जो पिछले कुछ समय का रिटर्न है उस लिहाज से कैसा है ये? स्वाति जी, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे आने लगे हैं। तो इस माहौल में आप देखने जाओ तो आज के दिन पे जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, जो इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लगभग 500 फंड्स हैं, बट अगर आप थीमेटिक फंड्स को निकाल दें, जो सेक्टर फंड्स होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं या बैलेंस फंड होते हैं, उनको निकाल दें तो 2023 में लगभग 213 एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं। अब वो 213 में से 2023 जो है 2023 जो है बहुत ही अच्छा साल रहा है एक्टिवली मैनेज फंड्स के लिए। उनमें से 168 फंड्स 198 फंड्स विच इज ऑलमोस्ट 90% प्लस ऑफ द फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया हुआ है, निफ्टी 50 को बीट किया हुआ है। और निफ्टी 50 को कितने से बीट किया हुआ है? लगभग 11% से बीट किया हुआ है। तो ये जो है ये पिछले साल का बात कर रहा हूं मैं। आप अगर लंबे पिछले 5 साल के अगर देखने जाएं तो लगभग 65-70% ऑफ द स्कीम्स हैव बीटन द इंडेक्स एंड ऑन एन एवरेज 4 से 5% से बीट की हुई है। ओके, तो लंबे समय में एक्टिव फंड में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। एक अच्छा अल्फा जनरेट किया है एक्टिव फंड्स ने और अपने बेंचमार्क को बीट करने का पूरा की सक्षमता है एक्टिव फंड्स में। मैं थोड़ा सा अब विकास आपसे भी जानना चाहती हूँ। कई बार निवेशकों में कंफ्यूजन हो जाता है, हम कौन से फंड्स की बात कर रहे हैं? हम तो जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, ये एक्टिव फंड, ये पैसिव फंड या फिर इंडेक्स फंड क्या है? नए दर्शकों की समझ के लिए, नए निवेशकों की समझ के लिए, अगर हम इंडेक्स फंड समझना चाहें आपसे, पैसिव फंड समझना चाहें, तो क्या है ये? धन्यवाद स्वाति। नए निवेशकों के लिए, जैसे अगर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 50 इंडेक्स, विच मींस कि अगर जो हमारा निफ्टी है उसका जो कंपोनेंट्स है वो 50 कंपनीज है, टॉप की 50 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब वो 50 कंपनीज जो है, फंड मैनेजर क्या करेंगे, उन्हीं 50 कंपनीज का जो प्रोपोर्शन में वो मार्केट में इस समय ट्रेड कर रही है, उसी प्रोपोर्शन में वो एक फंड क्रिएट कर देंगे 50 कंपनीज का, विच विल कॉल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सो बेसिकली जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, जो निफ्टी की बास्केट है, उसी को ही अगर रेप्लिकेट या मिरर करके म्यूचुअल फंड रूप से, एटीएफ रूप से आता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फंड। नाउ फंड मैनेजर इसमें क्या करते हैं, खुद से तय नहीं करते कि मैं कितना इन्फोसिस या कितना एसबीआई या कितना एचडीएफसी लूंगा। वो जो बड़ी कंपनीज है, जो भी निफ्टी 50 की कंपनीज जिस प्रोपोर्शन में, जिस परसेंटेज में ट्रेड करती हैं, वही उनको यहाँ मैनेज करना होता है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रैकिंग एरर। वो जितनी कम होगी, विच मीन्स कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ती कम होती है, डेली बेसिस पे उनकी वेटेजेस चेंज होते हैं, तो फंड मैनेजर ये देखते हैं कि जो प्रोपोर्शन या परसेंटेज में कोई पर्टिकुलर कंपनी निफ्टी में ट्रेड कर रही है, हमारा जो परसेंटेज है फंड का वो भी वैसा ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग एरर। वो जितनी कम होगी उतना फंड का रिटर्न मिरर करेगा निफ्टी को लेके। ये आपका हो गया पैसिव फंड। इसमें जैसे मैंने निफ्टी 50 का एग्जांपल दिया, वैसे ही मिड कैप की एक बास्केट होती है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 बोल सकते हैं उसको, या कुछ जो कंपनीज है वो 100 कंपनीज जो होती हैं आफ्टर निफ्टी, उसकी एक बास्केट क्रिएट करते हैं, या फिर स्मॉल कैप कंपनीज की एक बास्केट क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से, जिस प्रोपोर्शन में वो निफ्टी में ट्रेड कर रही हैं या सेंसेक्स में या मार्केट में ट्रेड कर रही हैं, उस परसेंटेज को ही वो मिरर करके बास्केट क्रिएट करते हैं। स्वाति, आजकल जो इंडेक्स फंड्स हैं उसकी कैटेगरीज आना शुरू हो गई हैं। पहले
जनरली एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता था, अब मिड कैप इंडेक्स हो गया है, स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया है। नाउ फंड मैनेजर क्या करते हैं, उसी बास्केट को लेके म्यूचुअल फंड रूट से दे देते हैं, एंड जनरली दे आर आल्सो कॉल्ड पैसिव फंड्स, बिकॉज वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ही वो मैनेज किया जाता है। एक्टिव फंड क्या हो गया कि फंड मैनेजर ये बोलेगा कि मैं निफ्टी 50 के सामने एक लार्ज कैप फंड लेके आता हूँ, बट मैं उसी प्रोपोर्शन में नहीं रखूंगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडाइसिस 33% या 34% वेटेज है निफ्टी में, हो सकता है वो अपने फंड में उसको 12% या 14% रखे, और ऑटो जो 7-8% है उसको हो सकता है 10 या 11% रखें। तो लार्ज कैप फंड जो होता है वो अपनी प्रोपोर्शन और वेटेजेस को चेंज कर देता है, बट लार्जर कंपनीज रखता है। और ये एक बड़ा रीजन है, आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों लार्ज कैप या एक्टिव फंड्स जो है उन्होंने इंडेक्सेस को या पैसिव फंड्स को बीट किया है। बिल्कुल। अब थोड़ा-सा हम अगर एएमसी के पर्सपेक्टिव से भी चेतन समझें, जैसा आपने शुरुआत में बोला कि इंडेक्स फंड, यहाँ पे पैसिव फंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। क्या रीज़न है कि इवन एएमसीज़ पुश कर रही हैं पैसिव फंड्स को? काफ़ी इंडेक्स फंड्स हमने हाल-फिलहाल में देखे हैं, जो कि एएमसीज़ ने लाए हैं निवेशकों के लिए। ये भी हमें मालूम है कि एक्टिव फंड का जो बाज़ार है काफ़ी बड़ा है, और इंडेक्स फंड जो है या फिर पैसिव फंड्स हैं उनके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है बढ़ने के लिए। क्या रीज़न है कि इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है? स्वाति जी, इसके बहुत सारे कारण हैं, बट एक स्टेप पीछे लूंगा मैं पहले ये समझाने के लिए कि जो मेरे दोस्त विकास ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि मार्केट में लगभग 5,000 से 6,000 स्टॉक्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, और उनमें से 700 750 स्टॉक रेगुलरली ट्रेड होते हैं। अब ये इतने जब स्टॉक ट्रेड होते हैं रेगुलरली, तो मार्केट की जो दिशा है वो समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको उसकी दिशा पता लगे। तो ये जो इंडेक्स बनती है, इससे दो चीजें निकल के आती हैं। एक जो है, आपको दिशा समझ में आती है मार्केट की, ताकि आप अलग अलग इंडेक्स, जैसे विकास साहब ने बताया अभी, निफ्टी 50 हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तो इन सब के आपको दिशा पता लगती है। दूसरी, जो अगर आप एक्टिवली मैनेज कर रहे हो कोई फंड को, अपना खुद का पोर्टफोलियो अगर बना रहे हो, वो खुद का पोर्टफोलियो क्या ये इंडेक्स को बीट कर पा रही है, ये नाप सकते हो आप। क्योंकि अल्टीमेटली फंड मैनेजर जो है, या आप खुद से अगर स्टॉक खरीद रहे हो, तो आप ये देखना जरूर चाहोगे कि क्या आप इंडेक्स को बीट कर रहे हो। अगर लार्ज कैप स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो लार्ज कैप इंडेक्स को बीट कर रहे हो कि नहीं। तो इस वजह से बनाया गया है। हालांकि जब इंडेक्स बनाया गया था, तो इसका कारण ये था कि आप नाप सको अगेंस्ट योर ओन पोर्टफोलियो, और आपको एक दिशा पता लग जाए। बट आज के दिन पे क्या हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, जो हम बहुत सारा फॉलो करते हैं, स्पेशली जो बहुत ही पॉपुलर नेम है वॉरेन बुफे साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया हुआ था काफी समय पहले, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली कब पास किया था। उन्होंने बोला था कि आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो इंडेक्स फंड खरीदना है, और वैनगार्ड जैसे कई सारे बहुत ही पॉपुलर कंपनियां हैं जो सिर्फ इंडेक्स फंड्स करते हैं। तो जो पॉपुलैरिटी है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो इंडेक्स फंड्स का है। तो अगर आप एनआरआई क्लाइंटों को मिलोगे या अपने रिलेटिव्स को मिलोगे एनआरआई, तो वो अगर इक्विटी की बात करोगे तो वो इंडेक्स की बात करेंगे। तो जो पॉपुलैरिटी स्वाति जी जो है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया हुआ है इंडिया में। लेकिन इंडिया में इंडेक्स फंड्स अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है। जैसे मैंने बताया, इंडेक्स लार्जली क्रिएट किए गए थे इसलिए कि आप नाप सको कि आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स से बेहतर है कि नहीं, इसलिए नहीं ताकि एक इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बन जाए। अभी इट इज इन अ वेरी अर्ली ग्रोथ स्टेज। ओके, तो जैसा चेतन बता रहे हैं कि भारत में कुछ शुरुआती दौर में इंडेक्स फंड्स हैं। कुछ अगर इनकी खूबियों के बारे में समझे हम, क्योंकि यूजुअली इंडेक्स फंड को कम लागत से जोड़ा जाता है कि इनकी एक्सपेंस रेशो कम है, फंड मैनेजर का कम रोल है, टोटल एक्सपेंस रेशो कम होने के चलते ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं। मैं विकास इस पर आपसे समझूं तो क्या एक निवेशक के लिए फ़ायदा है एक इंडेक्स फंड में निवेश करने का? ट्रैकिंग एरर का आपने जिक्र किया, वो कैसे काम करता है एक इंडेक्स फंड में? तो ये कुछ एक दो जो खूबियां हैं उनको थोड़ा सा अगर आप क्रिस्पली इलैबोरेट करें। जी स्वाति, कैसा है कि सबसे पहले इंडेक्स फंड जो है वो एक्टिव या मतलब जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है कि वो उनके लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा। ये मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। होता क्या है कि बेसिकली एक इंडेक्स फंड क्या है, वो आपकी कंट्री की भी दशा को दर्शाता है कि आपकी जो टॉप की 50 कंपनीज हैं
वो मेजरली देखा जाएगा तो 70-80% जो कंट्री की ग्रोथ है उसको वो रेप्लिकेट करती हैं। और अगले 5 साल या 10 साल या 15 साल में किस तरीके से एक कंट्री में एक ट्रेंड चेंज होता है, एक इंडस्ट्री चेंज होती है और किस तरीके से कुछ कंपनीज जो होती हैं वो टॉप की 50 कंपनीज या टॉप की 10 कंपनीज को रिप्लेस करती हैं। सो कैसे ऐसे निवेशक जो चाहते हैं कि 15 से 20 साल उनका टाइम होराइजन है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सूटेबल प्रोडक्ट है, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला कि ट्रैकिंग एरर का मतलब हो गया कि फंड मैनेजर जिस तरीके से निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या मिड कैप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको ही वो रेप्लिकेट करेंगे। और जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ है, किसी सेक्टर की ग्रोथ है और किसी कंपनी की ग्रोथ है जो कि उस इंडेक्स का हिस्सा है, तो उसकी ग्रोथ को ये फंड जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उसका एक्सपीरियंस लेते हैं कि हाँ, उसके साथ हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। और क्योंकि जैसा आपने खुद ही बोला कि कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है, बिकॉज़ एक्टिवली कुछ मैनेज नहीं करना, खाली उसको आपको रेप्लिकेट करना है। तो लो कॉस्ट की वजह से जब आप 10 से 15 साल इस इन फंड्स को रखते हैं, तो अगर हाफ अ परसेंट भी कॉस्ट बचती है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, बिकॉज़ कंपाउंडिंग का है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा वो निवेशक जो बहुत लंबे समय तक पैसा रखना चाहते हैं, उनको एक इंडेक्स की बास्केट बाय कर लेनी चाहिए या इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए। और जिनका कोई टैक्टिकल कॉल है, तो जिनको हम एक स्वाति मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम जनरली इन्वेस्टर्स ये अब कन्फ्यूज़ होंगे कि हम लें या फिर एक्टिव फंड्स लें या पैसिव फंड्स लें। तो हम इसको बोलेंगे कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच अपनाइए। आप जो लंबे समय तक के लिए फंड्स लेके रख सकते हैं या अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, वो आप कोर पोर्टफोलियो बनाइए थ्रू इंडेक्स फंड्स। और जो आप टैक्टिकल कॉल्स लेते हैं 3 से 5 साल की, जिसमें साइक्लिकल मूवमेंट्स आ सकती हैं, तो वो आप एक्टिव फंड के थ्रू करिए। और जैसा चेतन जी ने बोला, स्वाति, ऑल्दो हम डेफिनेटली वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, बट स्टिल इंडिया में मार्केट्स में एक्टिव फंड मैनेजर और जो डेटा चेतन जी ने शेयर किया, बहुत सारे एक्टिव फंड्स हैं जो पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन। सो 3-5 इयर्स पीरियड में या 6-7 ईयर पीरियड में एक्टिव फंड्स, आई स्टिल बिलीव वो कंटिन्यू करेंगे आउट परफॉर्मेंस। बट लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है 10 से 15 साल का, तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स फंड्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। एंड विद इन कैटेगरी स्पेस ऑल्सो चेतन, अगर हम देखें लार्ज कैप स्पेस में हमने जो इंडेक्स फंड देखे हैं वो ज़्यादा पॉपुलर देखे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी वो जो पेस है वो पिकअप होना बाकी है। तो क्या ये कहना सही होगा कि किसी के पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप एलोकेशन करना हो तो थ्रू इंडेक्स फंड भी किया जा सकता है? आपका इस पर क्या कहना रहेगा कि विद इन कैटेगरीज ऑल्सो कौन सा ऐसा स्पेस है जहां पर इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करना ज्यादा सही हो सकता है? स्वाति जी, बिल्कुल आपने सही दिशा में बात छेड़ी है, क्योंकि ज्यादातर जो आपको इंडेक्स फंड्स आज के दिन पे अवेलेबल है, ईटीएफ के तौर पे हो या इंडेक्स फंड के तौर पे हो, वो इनफैक्ट 80-90% ऑफ द पैसा जो है लार्ज कैप इंडेक्स में अभी लगाए हुए हैं। स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स वाले फंड्स जो हैं बहुत ही कम अवेलेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनमें पैसे भी बहुत कम हैं। और मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप प्लीज जब स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ देख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि लार्ज कैप जो कैटेगरी है, सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी से लेके 100th कंपनी तक, ये जो कैटेगराइजेशन है, मैं सेबी की कैटेगराइजेशन की बात कर रहा हूँ। 100th कंपनी जो है वो लगभग 67,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, वो आते हैं लार्ज कैप के अंदर। अब 67,000 करोड़ से लेके लगभग 22,000 करोड़ के बीच वाले कंपनियां, जो 150 कंपनियां हैं, 101 to 250th कंपनी जो आते हैं मिड कैप के अंदर, और 251 कंपनी, 251st कंपनी के बाद, मतलब 22,000 करोड़ के नीचे वाले कंपनियां, लगभग बहुत सारे कंपनियां हो जाते हैं, वो स्मॉल कैप के अंदर आ जाते हैं। और अब अगर आप इंडेक्स देखने जाओगे, तो लार्ज कैप इंडेक्स जो है 50 में भी है, 100 वाला भी है आपके पास अवेलेबल इन्वेस्ट करने को। मिड कैप वाला फिर भी आपको 150 वाली मिल जाती है, लेकिन स्मॉल कैप में आपको 150 वाली मिलती है या 250 वाली मिल जाती है। तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बहुत सारे स्टॉक जो इस इंडेक्स के अंदर नहीं होते, जो ग्रोथ फेज में होते हैं, वो आपसे छूट जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो इंडेक्स से बेहतर ये होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड के पास जाएं। लार्ज कैप में फिर भी समझ में आता है कि कोई इंडेक्स फंड खरीदना चाहता है, बट स्मॉल एंड मिड कैप में डेफिनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम डज नॉट मेक सेंस टू हैव इंडेक्स फंड्स विच आर लॉन्च्ड इन दैट स्पेस, क्योंकि जो खरीदने का स्टॉक को इंक्लूड करने का तरीका भी है स्मॉल कैप के अंदर। अगर आप रूल्स देखने जाओगे, जो बात कर सकते हैं हम, अगर आप चाहो तो
रूल्स देखने जाओगे तो वो रूल्स भी ऐसे हैं कि आप खरीद लोगे स्टॉक्स को जब वो ऊपर हैं और बेच दोगे जब वो नीचे हैं, क्योंकि जो एनएसई के रूल्स हैं वो ऐसे हैं कि आपके पास स्टॉक खरीदने के इंडेक्स में तभी आएंगे जब वो 350th स्टॉक के ऊपर हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और निकलते तभी हैं जब 800 के नीचे हो। तो ये सब रूल्स के वजह से आई वुड स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल। अब क्योंकि एक्टिव और पैसिव की बात हो रही है, जानना और समझना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसे पहचान सकते हैं एक अच्छा पैसिव फंड या इंडेक्स फंड, एक अच्छा एक्टिव फंड कैसे पहचाने। बात करें आज मनी गुरु में हम एक्टिव माफ कीजिए और पैसिव फंड्स की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो में इनका प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चेतन शेनॉय हैं आनंद राठी वेल्थ से, और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के विकास पुरी हमारे साथ हैं। आइए अब समझते हैं कि कैसे पहचाने एक अच्छा फंड, चाहे एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। इनफैक्ट पैसिव कैटेगरी भी काफ़ी ज़्यादा अब ऑप्शंस के साथ आती है विकास, तो एक निवेशक के लिए इतना आसान पैसिव फंड चुनना भी नहीं है। यूजुअली कहा जाता है कि एक नया निवेशक इंडेक्स फंड में निवेश से शुरुआत कर सकता है, पर एक अच्छा इंडेक्स फंड कैसे चुना जाए? जी, सबसे पहले स्वाति, जो पोर्टफोलियो एलोकेशन और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हम जब एक पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, तो जिसमें हो गया कि आपकी लार्ज कैप एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, मिड कैप कितनी होनी चाहिए, स्मॉल कैप कितनी होनी चाहिए। जब ये ब्रॉडर सेंस में आपका एक बार निवेशक का पैरामीटर तय हो गया, फिर उसके बाद उनको ये तय करना है कि मैं लार्ज कैप में मेरी जो एलोकेशन है उसमें मैं कितना एक्टिव फंड ले लूं, कितना पैसिव फंड ले लूं। तो वहां मैं ये बोलूंगा कि आपकी लार्ज कैप एलोकेशन में एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एक जो लार्ज कैप जो बास्केट रहती है इंडेक्स फंड की, वो लेनी चाहिए। और मिड कैप में मैं सहमत हूँ चेतन भाई से कि मिड कैप स्पेस में और स्मॉल कैप स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो शायद वो इंडेक्स में ना मिले, बट स्टिल कोई आप अगर लेना भी चाहें तो आप अपना जो लॉन्ग टर्म व्यू है, जिसमें आप एटलीस्ट 10 से 15 साल तक फंड रख सकते हैं, तो तब आप अपना उतना एलोकेशन, जैसे मान लीजिए मिड कैप में आपके पास एक विंडो है कि आप 3 फंड्स ऐड कर सकते हैं, तो एक आप ले लीजिए इंडेक्स फंड और 2 आप एक्टिव फंड लीजिए। और स्मॉल कैप में आई अग्री विद चेतन भाई दैट आप एक्टिव फंड में जो है, एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स है, आप उनके थ्रू प्ले करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, इसके बाद अब जब जो इंडेक्स फंड्स हमने लेना है उसका जो पैरामीटर है, क्योंकि वो स्वाति लेवल प्लेइंग फील्ड है, बिकॉज निफ्टी की जो मूवमेंट है वो हर एक फंड मैनेजर को उसी को ही फॉलो करना है। ये तो कदम ताल हो गया, जैसे 26 जनवरी में एक लीडर चल रहा है और पीछे की जो ब्रिगेड है उसको फॉलो करना है अपने लीडर को, तो ये एग्जैक्टली वही है। तो कितना अच्छा कदम ताल एक फंड मैनेजर निफ्टी के साथ बिठाता है, वही उसका एक हम बोले कि परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है। इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया आ गया, वो आप अपना एक्सपेंस रेशियोज देख लीजिए कि किसकी कॉस्ट जो है वो कम है, वो आपकी परफॉर्मेंस में या आपके रिटर्न में ऐड हो जाएगी। तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए कि आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे, प्लस आप अपनी कॉस्टिंग देखिए, उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो जो बिल्ड कर सकते हैं। ओके। और चेतन, जैसा आपने बताया कि अगर पैसिव फंड में निवेश करना है तो थ्रू लार्ज कैप सेगमेंट ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा सेंस नहीं बनता है कि आप स्मॉल कैप या मिड कैप में ज़्यादा पैसिव स्पेस के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो जैसे विकास ने बताया कि पोर्टफोलियो प्लेसमेंट या एलोकेशन कैसा होना चाहिए, कैसे टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबिलिटी बैठती है, और आपकी नज़र में एक पोर्टफोलियो का एक जो परसेंटेज है ऑफ एक्टिव वर्सेस पैसिव, वो क्या एक उसका कोई एक फॉर्मूला या कोई सेट पैटर्न हम बता सकते हैं? स्वाति जी, आई थिंक अल्टीमेटली इस चीज पे आ जाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा एडवाइजर हो या आपके पास रिसर्च करने का वक्त हो, तो आप एक्टिव मैनेजमेंट के साथ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि पास आपके वक्त है, आप एनालिसिस कर सकते हो, आप ऐसे फंड्स चुन सकते हो जहां अल्फा का मतलब यही होता है कि इंडेक्स से ज्यादा का रिटर्न, जो तुलना करने पे पता लगता है कि कौन सा फंड इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न कमाता है। तो जहां जहां जिसके पास अच्छे एडवाइजर्स हो, गाइडेंस हो, वहां एक्टिव मैनेज फंड्स का ही एक पोर्टफोलियो बनाएं, और परसेंटेज एलोकेशन जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, जैसे विकास जी ने बताया, वो उसको तय कर ले। हमारे हिसाब से लगभग 20% स्मॉल कैप, लगभग 15 से 20% मिड कैप और लगभग 60% लार्ज कैप का एक कॉम्बिनेशन बना ले अंडरलाइंग पोर्टफोलियो का, और एक्टिवली मैनेज फंड्स का बना ले।
लेकिन अगर आपके पास एक अच्छे एडवाइजर की एक्सेस ना हो और आपके पास भी वक्त ना हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंडेक्स फंड्स को कंसिडर कर सकते हो और उसी के अंदर आप जैसे विकास जी ने बताया, लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, उसमें सबसे कम एक्सपेंडिचर और सबसे कम ट्रैकिंग एरर, जो विकास जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हम सबको, सबसे कम ट्रैकिंग एरर और सबसे कम एक्सपेंडिचर वाले फंड्स को चुने, 60% 65% तक, और बाकी का 30-35% तक एक्टिवली मैनेज फंड्स चुने फ्रॉम द लार्जर एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। नॉट दैट हमेशा लार्जर एसेट मैनेजमेंट कंपनियां छोटे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां को बीट कर लेती है, बट एक थंब रूल के तौर पे लार्जर एसेट मैनेजमेंट कंपनियां को चुने इज व्हाट आई वुड एडवाइस। ओके, तो हमने समझा एक्टिव और पैसिव फंड्स का प्लेसमेंट आपके पोर्टफोलियो में कैसा रहना चाहिए, और डेफिनेटली एक अच्छा जो एडवाइज़र है उसकी मदद से भी आप कई डिसीजंस ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी चेतन और साथ ही विकास, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।